हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। तो भाई सीन की शुरुआत होती है डेप्यूटी पाद्रे मिशेल गैरी के साथ, और यकीन मानो जो चीज उसके मुंह से बाहर निकली उसे देखकर कोई भी कहेगा भाई ये क्या एलियन टेक्नोलॉजी है। एक पतली सी चीज जिसकी चमड़ी भूरे हरे रंग की और पपड़ीदार, बिल्कुल किसी धुंधली रोएदार छिपकली जैसी। जैसे ही वो मिशेल के शरीर से बाहर निकली, उसकी एक गहरे हरे रंग की वर्टिकल आंख इधर उधर घूमती है, जैसे अपने आसपास हर चीज की जांच कर रही हो। और मजेदार या डरावनी बात, उसने खिड़की के बाहर भी झांका, लेकिन व्हाइट पेपर को देखने के बजाय लूमियन और ऑरा को उसकी आंखों में बस एक ठंडा उदासीन सा वाइब दिखाई दिया। मतलब, हाँ मैं जानवर हूँ, क्रीपी हूँ और मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। लूमियन संभल नहीं पाया और पूछ बैठा, ये क्या चीज़ है? ऑरा का जवाब, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कोई बहुत अनयूजुअल आत्मा लगती है। और लूमियन तो इंस्टेंट कंक्लूजन मोड में, ये चीज़ डेफिनेटली अच्छी नहीं है। और ऑनेस्टली उसकी बात गलत भी नहीं है। व्हाइट पेपर और मिरर की प्रोटेक्शन के बावजूद वो चीज़ इतनी अनकंफर्टेबल वाइब दे रही थी कि लूमियन के खुद रोंगटे खड़े हो गए। ऑरा ने उसे वार्न किया कि ये छिपकली मानसिक करप्शन फैलाती लगती है। सिर्फ दूर से देखने पर डिस्कम्फर्ट, पर अगर इसे घूरते रहो तो दिमाग लिटरली गड़बड़ा सकता है। ऑरा फुल प्रो मोड में, अगर हालत खराब लगे तो तुरंत आंखें बंद करके कॉजिटेशन करना। लूमियन बोला, मैं ठीक हूँ फिलहाल, तुमको नहीं लग रहा? ऑरा थोड़ा स्मग तरीके से मुस्कुराती है। मिस्ट्री प्रायर होने के नाते मैंने इससे ज्यादा करप्ट चीजें देखी हैं। और फिर कैजुअली जोर देती है कि वो कभी कभी वैसे भी खुद पागल हो जाती है, तो थोड़ा और हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। लूमियन, मुझे लगता है तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ की जांच करानी चाहिए। और भाई ये सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर है। वो बताती है कि मिस्ट्री प्रायर की आंखें पूरी तरह बंद नहीं की जा सकती। यस, क्रीपी गिफ्ट तो वो बस इतना नियंत्रण रखती है कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी खराब ना हो। इतने में वो छिपकलानुमा चीज दीवारों और फर्श पर स्पाइडरमैन की स्पीड से रेंगती हुई नीचे पहुंचती है। ग्राउंड फ्लोर पर हंटर सबेट के किराए के घर में कुछ जानवरों की खोपड़ियां टंगी थीं, भेड़िया, हिरण, जंगली सुअर, और ये चीज एक एक खोपड़ी में ऐसे घुसती है जैसे कोई घर इंस्पेक्ट कर रहा हो। भेड़िए की खोपड़ी में घुसी, आंखों के खोखलों से बाहर झांका, फिर सुअर की खोपड़ी, फिर हिरण की। और फिर अचानक वो घर से बाहर ऐसी स्पीड में निकली जो दौड़ते घोड़े से भी तेज थी। व्हाइट पेपर उसकी पीछा करते हुए हवा में तैर रहा था। छिपकली गांव से निकलकर सीधा चौक की ओर, फिर कैथेड्रल के आसपास घूमती हुई कब्रिस्तान पहुंचती है। और अब सीन और क्रीपी, वो एक कब्र में घुसती है, 10 सेकंड बाद बाहर आती है, फिर दूसरी कब्र, फिर तीसरी। इमेजिन करना भी अनकंफर्टेबल है कि वो उन ताबूतों के अंदर इंसानी खोपड़ियों में आ जा रही है। लूमियन लिटरली डर से कांप जाता है और बोलता है, ये चीज आखिर कर क्या रही है? और के पास भी कोई जवाब नहीं, ये मेरे ज्ञान का ब्लाइंड स्पॉट है। कब्रिस्तान का ये अजीब दौरा खत्म करने के बाद वो छिपकली वापस लौटती है, मिशेल के कमरे में जाती है और उसके मुंह में घुसकर गायब हो जाती है। 20-30 सेकंड बाद मिशेल उठकर पानी पीता है, जैसे बहुत प्यासा था। फिर कैजुअली वापस सो जाता है। बिल्कुल नॉर्मल रूटीन जैसा, बस फर्क इतना कि शरीर में क्रीपी एस्ट्रल लिजर्ड रहती है। और लूमियन की ओर देखती है तो अब तो लग रहा होगा कि कुछ गड़बड़ है। लूमियन, गड़बड़? ये तो हाइपर सुपर मैक्सिमम गड़बड़ है। वो पूरा लिस्ट निकाल देता है। पियर बेरी जो इंसानों को चराता है, पाड्रे जो टाइम लूप की है, मैडम पुआलस जो पुरुषों को जन्म देने पर मजबूर करती है, नरोका जो परमिटा गई, आउल जो सदियों से जिंदा है, डेप्यूटी पाड्रे जिसके अंदर छिपकली है। और फिर बोलता है कि कॉडू में एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग लिटरली लाइन लगा के बैठे हैं। अब उसे ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर्स पर गुस्सा आता था कि वो काम के नहीं थे, पर अब लगता है कि भाई वो बेचारे क्या करते। और अब मजाक में उसे रिमाइंड करती है कि उसने सब में सबसे इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति का जिक्र ही नहीं किया, वो जो लूप को याद रख सकता है और जिसका यूनिक ड्रीम रूइन है। लूमियन और सिर पकड़ लेता है। इसके बाद और एनालिसिस मोड में चली जाती है, पाड्रे पर नजर रखने का प्लान बताती है। लूमियन थोड़ा डरता है कि इससे चीजें टाइम से पहले ट्रिगर ना हो जाएं। और समझाती है कि अभी सेफ है क्योंकि यह 29 मार्च है और पाड्रे 1 अप्रैल से पहले रियल बियॉन्डर नहीं बनता। अभी वो पावरलेस है, कम से कम ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन से यही लगता है। लूमियन को याद आता है कि लेंट की सुबह पॉन्स बेनेट उसे देखकर ऐसे भागा जैसे उसे डेंजर सेंस हो, प्रॉबब्ली ब्लेसिंग मिला होगा। फिर उसे याद आता है कि 3 अप्रैल को उसने पॉन्स को नरोका के फ्यूनरल के दौरान घर में जाते देखा था, और अगर उसे ब्लेसिंग पहले मिली होती तो वह लूमियन की स्पाइंग जरूर पकड़ लेता। और कंक्लूड करती है कि पाड्रे का ग्रुप शायद नरोका के फ्यूनरल 3 अप्रैल और लेंट 5 अप्रैल सुबह के बीच बियॉन्डर बना। लूमियन को लगता है कि ये सारी बातें उसे पहले बता देनी चाहिए थी, और क्लियरली उससे ज्यादा शार्प है। और इसे हल्के से डिसमिस करती है, पर अंदर से खुश भी होती है कि भाई ने उसकी तारीफ की। अब व्हाइट पेपर उड़कर बेनेट रेजिडेंस जाता है, कॉडू का सबसे ऊंचा और भव्य घर, कैथेड्रल और कैसल के बाद।
पाड्रे अपने कमरे में अपेरेंटली सो रहा है। पर्दे गहरे धूसर और खिड़कियां बंद। व्हाइट पेपर दीवार के अंदर से क्रॉस करके कमरे के एक कोने में घुल जाता है। अंदर गियोम बेनेट, जो अभी मैडम पुआलिस के साथ समय बिताकर आया है, लाइट ब्लू पजामाज में बैठा खिड़की की ओर घूर रहा है। थोड़ा टॉर्चर्ड सा वाइब, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा वाइब। औरा की आंखें धुंधली होती हैं और उसे पाड्रे की औरा दिखाई देती है, लाल, हरा, बैंगनी, नीला, इतना इंटेंस कि लूमियन को डिजीनेस होने लगती है। औरा उसे बताती है कि पाड्रे की बॉडी ओवरऑल हेल्दी है, बस उसकी एक्सेसिव डिजायर्स उसे ड्रेन कर रही हैं। लूमियन मुंह से निकल देता है, ये क्या सोच रहा है, कल किस मिस्ट्रेस के पास जाए। अचानक गियोम खड़ा होता है और हवा में मुक्का मारते हुए चिल्लाता है, ये सब तुम्हारी ही गलती है। और सीन यहीं खत्म होता है। तो भाई, सीन की शुरुआत होती है गियोम बेनेट से, और यकीन मानो बंदा हवा से लड़ रहा है। सच में मुठ्ठियां हवा में झुला रहा है, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन की पारिवारिक जड़ें हिला रहा हो। वो चिल्लाता है, ये सब तुम्हारी ही गलती है, कसम से, हरामी। मतलब साफ है, बंदे का गुस्सा फुटपाथ तक बह रहा है। और एकदम शांत स्क्विंट करके व्हाइट पेपर को इशारा करती है, जरा देख तो क्या हंगामा है। व्हाइट पेपर जाता है और लौट कर आता है, कुछ नहीं मिला। वही हवा है, वही कमरा है, सिर्फ पाड्रे का गुस्सा असली है। लूमियन जीभ चटकाते हुए पीछे से कॉमेंट्री मारता है, ये काफी समय से लड़ाई को भूखा था, अब किसको गाली दे रहा है। और कैजुअली एक्सप्लेन करती है, शायद कोई बिशप उसे रोके हुए है, या किसी हिडन एग्जिस्टेंस के चक्कर में फंसा है। और यहाँ और बिल्कुल लॉजिक पर चल रही है। रूरल कैथेड्रल का पाड्रे कोई भी सुपरनैचुरल एक्सेस ऐसे ही नहीं पा सकता। जो भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह होते, सब इंक्विजिशन सील कर देता। और लैंग्वेजेस, हर्मीज, एल्विश, ये कोई ट्यूशन क्लास की चीज़ नहीं, ये तो सिर्फ हाई लेवल बियॉन्डर्स की पहुंच में होती हैं। पाड्रे तो वैसा टैलेंट रखता ही नहीं था। तो और जेन्युइनली कंफ्यूज्ड है, ये अकेले हिडन एग्जिस्टेंस से इंटरेक्ट कैसे कर गया। फिर एक थॉट आता है, कहीं इसे कोई मिस्टीरियस आइटम तो नहीं मिला और इसने दबाकर रख लिया। और लूमियन इस थियरी पर लिटरल हंस देता है। पाड्रे हिडन एग्जिस्टेंस पर गुस्सा क्यों नहीं हो सकता भाई, इसने तो सेंट सिट को इंसल्ट जैसा फील करा दिया था, इस पर तो ब्लेम बनता है। और अब लूमियन सीरियस मोड में स्विच हो जाता है। पाड्रे अचानक करप्ट कैसे हुआ। मेरे दो सस्पेक्ट्स हैं। सस्पेक्ट 1, मैडम पुआलिस। बिल्कुल सच में, जितना मिस्टीरियस वो है, कैसल में लुई लंड का जन्म, विल्डरनेस वाली क्रीपी वुमन, सब कुछ उसके एबनॉर्मल कनेक्शंस की ओर इशारा करता है। लूमियन अपना सिर थपथपाता है। और पूछती है, क्या हुआ। और भाई, जो सवाल लूमियन पूछता है वो सुनकर और लिटरली फेस पाम कर लेती है। क्या तुम्हें लगता है कि पाड्रे ने कभी मैडम पुआलिस का बच्चा पैदा करवाया है। और वो अनॉयड होकर कहती है, किसने कहा कि लुई लंड उसका बच्चा है, क्या पता किसी और का हो, या किसी हिडन बीइंग का। और फिर तुरंत ही खुद को रोकती है, नहीं नहीं, हिडन बीइंग का बच्चा होता तो तुम उसे देखते ही मॉन्स्टर बन जाते। लूमियन फिर अपनी थियरी समझाता है, एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा मैडम पुआलिस से दबा हुआ लगता है, शायद वो भी सिर्फ एक और टूल हो। और लंबी सांस लेती है। मिस्टिसिज्म की दुनिया सच में इमेजिनेशन को बर्बाद कर देती है। जो बातें हम सिर्फ उपन्यासों में पढ़ते थे, यहाँ वे सब असली होती हैं, बस और ज्यादा विकृत रूप में। वह सोचती है, कैसल में 1-2 से ज्यादा बच्चे पैदा होते लग रहे हैं, वे सब हैं कहाँ। लूमियन को कोई आइडिया नहीं। और दोनों ये तो जानते ही हैं, मैडम पुआलिस से दोबारा पंगा नहीं लेना। लुई लंड और विल्डरनेस वाली घटना के बाद वो बंदी उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। पाड्रे मीनवाइल एक गिलास रेड वाइन पीता है, सांस लेता है और बिस्तर पर जाकर सो जाता है। लूमियन उसे सोते देख तंज मारता है, देखो इसे, अभी मिस्ट्रेस के साथ लेट नाइट मीटअप नहीं। और हाँ, ये स्मोक भी नहीं करता। और हंस देती है, प्रोप्राइटी का स्तंभ है ये। व्हाइट पेपर को बेडरूम सर्च कराने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। और लूमियन से पूछती है, तुमने एक सस्पेक्ट बताया था, दूसरा कौन। लूमियन, वो चालाक आउल, हमेशा देखता है, कभी करता नहीं। शायद उसी ने पाड्रे को लेजेंडरी वॉलॉक की लेगेसी खोजने दी। और अभी मान लेती है, ये ताकतवर पॉसिबिलिटी है। लूमियन प्लान बनाता है, अगर वो आउल फिर मिला, पकड़कर पूछेंगे। और सार्कास्टिक मोड ऑन, सदियों से जी रहे आउल को तुम पकड़ लोगे। लूमियन, तुम हो न साथ, और हम दोनों मिलकर भी चांस कम हैं, लेकिन खैर, चुप तो नहीं बैठ सकते। बस 12th नाइट के एडवेंट में दखल मत देना। लूमियन अग्रीज। और कहती है, तुमने आज बहुत स्पिरिट विजन यूज किया है, आराम करो, कल सुबह मैं तुम्हें हर्मीज लैंग्वेज की बेसिक्स सिखाऊंगी। फिर तुम पिए बेरी के साथ ड्रिंक करने जाओगे, मैं उसके शीप पेन में जाकर उसकी 3 भेड़ों से कुछ पूछताछ करूंगी। लूमियन, इतना रिस्की। और अरे नहीं, बस हाइलैंडर में बात करनी है, शीप भी कुछ जानती होंगी। फिर वो प्लान डिस्कस करते हैं। लूमियन दोपहर को ओल्ड टैवन जाकर 3 विदेशियों को अंडरस्टैंड करेगा, संभव एलाइज।
अब सीन शिफ्ट होता है ड्रीम वर्ल्ड में। लूमियन अपने फेमिलियर बेडरूम में जागता है, ग्रे फॉग, रीसेट ड्रीम, सब वैसा ही। और जैसा एक्सपेक्टेड था, सारा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स, एक्स, पिचफॉर्क सब गायब। ड्रीम फिर रीसेट हो गया। यार फिर से कलेक्ट करना पड़ेगा, लूमियन लिटरली पी सोचता है। वो स्टडी जाता है, मेज से लीवर ब्लू उठाता है, कई शब्द कटे हुए हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समझ चुका है किसने उससे मदद मांगी थी। उसे बस ये शक है कि शायद औरा ने इनडायरेक्टली उसे गाइड किया हो। एक बात याद आती है, लूप में पोस्टमैन आता ही नहीं। शायद ऑफिशियल्स ने कॉडू में कॉमन लोगों का एंट्री ही बंद कर दिया है। वो लेटर रखने के लिए कोई बॉक्स ढूंढता है, फिर छोड़ देता है। इसके बाद वो अपनी गियर पहनता है, आयरन ब्लैक एक्स लेकर रूइंस की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में 2 फेमिलियर मॉन्स्टर्स को पटक देता है। शॉटगन उठाता है, कॉइन्स लेता है, सब स्मूथ। वो पहले वाले रास्ते अवॉइड करता है क्योंकि वो 3 फेस्ड मॉन्स्टर को हैंडल करने के मूड में नहीं है। फॉग और कोलैप्स्ड बिल्डिंग्स के बीच चलते हुए उसे एक गंध आती है, खून की। वो तुरंत शैडो में घुसकर ऊपर की हिडन जगह से झांकता है। और भाई सामने जो सीन है, एक मांस का ढेर, लिटरली मांस, चर्बी, टुकड़े, धीरे धीरे एक ब्रोकन बिल्डिंग की तरफ रेंग रहा है। जैसे किसी क्रिएचर को पत्थरों ने कुचल दिया हो और अब वो आधा लिक्विड आधा सॉलिड रूप में क्रॉल कर रहा हो। लूमियन प्लान बनाने लगता है, क्या इसे डिकैपिटेट करूं, पर इसका सिर है ही कहाँ। और तभी अचानक से कई डार्क ब्लैक फ्लैशी रस्सियां निकलती हैं और उस मांस के ढेर को जोर से जकड़ लेती हैं। तो भाई सीन खुलता है और लूमियन एकदम घबरा सा खड़ा है क्योंकि सामने जो चीज़ पड़ी है वो किसी के भी होश उड़ा दे। सबसे पहले उसे टेंटिकल्स दिखते हैं। हाँ, वही जो ऑरर की नॉवेल्स में डिस्क्रिप्शंस और इलस्ट्रेशंस में आते थे, डार्क, स्लिक, इंक जैसे टेंड्रिल्स। ये 7-8 काले टेंटिकल्स एक फ्लैशी मांस को ऐसे लपेट चुके थे जैसे कोई ऑक्टोपस अपनी डिनर पकड़ ले। और वो चीज़ उसे खींचकर एक टूटी फूटी बिल्डिंग की तरफ घसीट रही थी। और तभी रबल के ढेर से एक क्रिएचर बाहर आता है। अब ये क्रिएचर थोड़ी देर के लिए मानव भी लगता है, ऊपर से नंगा टॉसो, नीचे काली पैंट्स। लेकिन बस वहां तक ही इंसानियत बची है। इसका सिर है ही नहीं, सिर के बजाय है एक खुला हुआ नेक स्टंप जिसका क्रॉस सेक्शन ऐसे दिखता है जैसे किसी ने एक मांसाहारी फूल की तरह रेजर शार्प दांतों का पूरा घेरा लगा दिया हो। बीच में चमकती हुई लाल त्वचा। और लूमियन की इमेजिनेशन भी यहीं टेक ऑफ हो जाती है, भाई ये क्या डिज़ाइन है, किसने ह्यूमन हेड को हटाकर एक हॉरर टाइप खुली खाई लगा दी। लेकिन क्रिएचर की हालत मत पूछो, उसके नेक माउथ से टेंटिकल्स फूट आते हैं और वो उस फ्लैशी मांस को उठाकर अपने मुंह में उड़ेल लेता है, जैसे पूरा का पूरा लंच बिना चबाए निगल लिया हो। लूमियन पीछे से देख रहा है और थोड़ा सार्कास्टिक भी हो जाता है। तो खाओगे तो तुम लोग भी, मैंने सोचा था तुम सुपरनैचुरल हो, खाना वाना छोड़ दिया होगा। लेकिन जैसे ही क्रिएचर खाना डाइजेस्ट करता है, लूमियन की नज़र उसके चेस्ट पर जाती है जहां 3 काले सील जैसे निशान बने हैं। और यही कहानी में वो आहा मोमेंट आता है। उसे याद आता है कि पाड्रे पर भी ऐसे ही निशान थे, बस वहां 11-12 थे, यहाँ सिर्फ 3। लूमियन दिमाग चला रहा है, ये सील्स क्या हैं, कोई हिडन पावर, कोई ब्लेसिंग। ज़्यादा सील्स मतलब ज़्यादा ताकत, लेकिन वो सिंबल्स याद नहीं कर पाता। इतना क्योस हो और तुमसे कोई मिस्टेक जियोमेट्री याद रखने की उम्मीद करे, असंभव। अब क्रिएचर पाचन पूरा कर चुका है और अचानक उसके चेस्ट वाला एक निशान चमकने लगता है। उसके अंदर से एक अजीब सी गूंज निकलती है, ऐसी आवाज़ जो हवा की सीटी भी है और किसी हाइव के अंदर गूंज भी। आवाज़ इतनी इरिटेटिंग है कि लूमियन लिटरली गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है, ये नॉइज़ बनाना ज़रूरी है क्या, दिमाग फट रहा है यार। गुस्से में वो रूफटॉप से कूद जाता है, शॉटगन हाथ में लेकर, और भाई आपकी एंट्री ऐसे हो तो कोई भी डर जाएगा। लूमियन निशाना साधता है, पर जैसे ही वह फायर करने वाला होता है, उसके भीतर अचानक एक शांति उतरी, जैसे दिमाग सुनना, जैसे कोई हिप्नोसिस या चाम। और क्रिएचर बस उसे घूर रहा है बिना आवाज़ किए। लूमियन को खुद भी शक होता है, क्या मैं सच में अभी गुस्से में उतर आया था, कहीं इसने मेरी बुद्धि ही मैनिपुलेट तो नहीं की। बहरहाल अब तो कॉन्फ्रंटेशन अनअवॉइडेबल है। क्रिएचर अपने 8 टेंटिकल्स उठा चुका है, अब भागना बेकार। तो लूमियन फट से शॉटगन उठाता है और बैंग। क्रिएचर दर्द से चीखता है, खून उड़ता है, चेस्ट फट जाता है, यहाँ तक कि एक सील भी चोट खाता दिखता है। लेकिन सील खुद को बचाए बैठा है, जरा भी डैमेज नहीं। लूमियन रिलोड करने लगता है, लेकिन तभी क्रिएचर का दूसरा सील चमकता है और पुफ, वो हवा में गायब। अब यही वो क्लासिक पैनिक मोमेंट है। लूमियन इधर उधर उसे ढूंढता है, लेकिन क्रिएचर तो छिपन छिपाई खेलने के लिए बना था। और अचानक एक टेंटिकल नीचे से आता है और लूमियन की टांगें लपेट लेता है। वो उल्टा लटक रहा है और क्रिएचर सामने, मुंह चौड़ा खुला, वो वॉटेक्स टाइप दांतों से भरा। और स्मेल, भाई उल्टा लटको और मॉन्स्टर की बदबू का फुल ब्लास्ट मिले, एनीवन वुड पास आउट। पर लूमियन दिमाग ठंडा रखता है,
एक टेंटिकल पकड़ता है, शॉटगन को क्रिएचर के मुंह पर तानता है और बैंग। क्रिएचर का मुंह लिटरली फट जाता है और वो चीखते हुए लूमियन को दूर फेंक देता है। एक बार फिर गायब हो जाता है। लूमियन उठता है और तभी उसे ब्लड सेंट अपने पास महसूस होती है। वो रिफ्लेक्स में झट से साइड में कूद जाता है और पीछे टेंटिकल्स फटकर निकलते हैं। क्रिएचर फिर सामने प्रकट होता है, अभी भी खतरनाक, अभी भी इनविजिबल मोड की रेडिंग चालू। अब लूमियन को समझ आ चुका है कि इनविजिबिलिटी उसकी स्मेल नहीं छिपा सकती। भाई, अगर गंध नहीं रोक सकते तो अदृश्य होने का क्या फायदा। हंटर हूं मैं, ट्रेस पकड़ना मेरा काम है। अब गेम लूमियन के हाथ में है। वो फुटप्रिंट्स, स्मेल और खून के ताज़ा निशानों से क्रिएचर को डॉज करता है और कुछ और राउंड्स फायर करता है। क्रिएचर चोटिल है, बस खत्म होने नहीं दे रहा, लेकिन राउंड्स खत्म होने वाले थे तो लूमियन दिमाग चलाता है, ट्रैप। और हाँ, उसने पहले ही इलाके में ट्रैप स्पॉट किए थे। वो क्रिएचर को डिलिबरेटली प्रोवोक करता है, गुस्सा तो उसे नॉइज से पहले ही आ चुका था, और एक हाफ कोलैप्स्ड बिल्डिंग की ओर दौड़ पड़ता है। क्रिएचर पीछे पीछे, टेंटिकल्स हवा में मारता हुआ। लूमियन अंदर घुसता है और बिल्कुल सही स्पॉट पकड़कर रुक जाता है। जैसे ही क्रिएचर पहुंचने वाला होता है, लूमियन एक स्टोन पिलर पर एक्स मारता है। स्ट्रक्चर कमजोर पड़ता है और वो पिलर को लात मारकर पीछे हट जाता है। पूरा बिल्डिंग हिस्सा धड़ाम से कोलैप्स। क्रिएचर फंस जाता है अंदर, एक चीख सुनाई देती है, बस एक सेकंड भर, और फिर सब शांत। मॉन्स्टर गया, प्लान सक्सेसफुल। तो वापस आते हैं हमारे भाई लूमियन पर, जो लुढ़कते लुढ़कते दूर जा गिरा और फिर मिशन इम्पॉसिबल वाले अंदाज में उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अभी अभी जो अजीब सी चीख आई थी वो अचानक बंद भी हो गई। और हाँ, इससे उसे थोड़ी राहत मिली, मतलब मॉन्स्टर शायद शांत हो गया या चुपचाप घात लगा रहा हो, कौन जाने। लूमियन ने शॉटगन कंधे पर टांगी, हाथ में एक्स पकड़ी और कोलैप्स्ड बिल्डिंग की ओर सावधानी से बढ़ा। आसपास धूल का पूरा तूफान था, ईंटें, लकड़ी, मलबा सब हवा में उड़ा फिर रहा था, मानो बिल्डिंग कह रही हो, हाँ भाई, मैं ऑफिशियली फट चुकी हूँ। बाहर उसे मॉन्स्टर की लाश नहीं दिखी। सोचा शायद मलबे के नीचे दबा होगा, लेकिन इतनी धूल में उसकी स्मेल सेंस भी काम नहीं कर रही थी, तो उसने नाक को हाथ से ढक लिया। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ऑन पॉइंट। लूमियन थोड़ा पीछे हटकर खड़ा हो गया ताकि डिस्टेंस बना रहे और वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक धूल बैठ न जाए। पूरे समय वो ऐसे इधर उधर स्कैन करता रहा जैसे किसी भी पल कुछ कूदकर उस पर हमला कर देगा। आखिर हवा साफ हुई और लूमियन फिर मलबे में उतर गया। इस बार खून की गंध मिल गई। उसने उस सेंट को फॉलो किया और मॉन्स्टर को भारी पत्थरों के नीचे कुचला हुआ पाया। अब यहाँ उस पर हंटर इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हुई। वो बड़े ही मेथोडिकल ढंग से पत्थर हटाने लगा ताकि कोई दूसरा हिस्सा धंस न जाए। साथ ही इस पूरे वक्त उसे यही डाउट था कि मॉन्स्टर कहीं मरने का नाटक न कर रहा हो और अचानक सरप्राइज मदर मोड में न आ जाए। एक बड़ा पत्थर हटाते ही क्रिएचर दिखाई दिया, और भाई साहब, ये तो पूरा ही मरोड़कर पिचक गया था। उसका सिर और गर्दन लिटरली किसी ट्विस्टेड भंवर जैसे मोड़ खा चुके थे। मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ, पूरा कुचला और खून से लथपथ। सीना चपटा, और उसके टेंटिकल्स, जिनसे वो पहले इतना इंटिमिडेटिंग लगता था, अब टूटे पड़े थे। अगर उसके खास फीचर्स न होते तो लूमियन शायद उसे पहचान भी नहीं पाता। साफ था, लूमियन का जाल उम्मीद से कहीं ज्यादा जबरदस्त निकला था। मॉन्स्टर की डेथ कंफर्म करने के बाद उसकी नज़र क्रिएचर के सीने पर बनी 3 काली मार्किंग्स पर गई। इतनी तबाही के बावजूद ये मार्क्स एकदम साफ सुथरे दिख रहे थे, और यही बात उसे बेहद ऑड लगी क्योंकि मिस्टिसिज्म में भी ऐसे मार्क्स रोज रोज नहीं दिखते। लूमियन ने सोचा था कि मॉन्स्टर की स्किन के साथ ये मार्क्स निकल लेगा, लेकिन क्रिएचर का टॉर्सो इतना क्रश था कि कुछ भी सैल्वेज करने लायक बचा ही नहीं था। तो उसने अपने लिनन शर्ट से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा, कागज की तरह इस्तेमाल करने के लिए। एक और टुकड़ा उंगली पर बांधा, उसे मॉन्स्टर के खून में डुबोया और उस खून को इंक की तरह यूज करते हुए मार्क्स की कॉपी बनानी शुरू की। जैसे ही उसने ड्राइंग शुरू की, उसे चक्कर आने लगे और सर में धड़कता हुआ दर्द उठने लगा। उसे तुरंत समझ आ गया, उसकी स्पिरिचुअलिटी लगभग एम्प्टी हो चुकी है। बस इन 3 निशानों को रेप्लिकेट करने में उसकी आधी स्पिरिचुअल बैटरी ड्रेन हो गई थी। हंटर पोशन अब्जॉर्ब करने के बारे में उसने सुना था, लेकिन ये स्पिरिचुअल ड्रेन उस स्केल पर था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। खैर, थोड़ा रेस्ट लेकर उसने कॉपी पूरी की, 3 कोशिशों के बाद, सिर दर्द के साथ। और अब वह एक्सप्लोरेशन आगे जारी नहीं रख सकता था क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी बाकी नहीं बची थी। कपड़ा जेब में डाला, एक्स उठाए और जंगल पार करता हुआ घर लौट गया। खंडहरों से बाहर निकलते हुए उसे अजीब सा अचीवमेंट वाला एहसास हुआ, जैसे उसने हंटर पोशन का एक अच्छा खासा हिस्सा असिमुलेट कर लिया हो। एक तरह से सक्सेसफुल हंट, वो सोच रहा था। अगली सुबह जब लूमियन उठा, उसके कनपटियां अभी भी हल्का धड़क रही थीं, सीधा संकेत की ड्रीम रूइंस वाली रात ने उसकी स्पिरिचुअलिटी चूस ली है। उसने चेहरा धोया और नीचे आया तो देखा कि उसकी बहन और पहले से ही ब्रेकफास्ट बना चुकी है।
टोस्ट, सॉसेजेस, ब्लैक कॉफी, पूरा वाइब होटल वाला। लूमियन हक्का बक्का, इतनी जल्दी? तुम और अरे भाई, टाइम लूप में फंसे हैं, आसपास के लोग रोज और अजीब होते जा रहे हैं, कौन आराम से सो पाएगा? लूमियन ने मजाक में कहा, कम से कम तुम तो सो सकती हो, मुझे तो सपने में भी ओवरटाइम करना पड़ता है। खाने के बाद ऑरा ने पूछा कि ड्रीम रूइंस में क्या मिला। लूमियन ने उसे मॉन्स्टर वाली पूरी घटना बता दी और फिर ब्लैक मार्क्स दिखाए। ऑरा ने उन्हें ध्यान से एग्जामिन किया और बोली, ये सिंबल्स किसी भी भाषा के नहीं लगते, ये किसी स्पेशल कंट्रैक्ट का एक्सटर्नल फॉर्म है। अब लूमियन का क्यूरियोसिटी मीटर 100 पर था। ऑरा ने बताया कि उस मॉन्स्टर के हर काले निशान का मतलब था कि उसने किसी सुपरनैचुरल एंटिटी के साथ कंट्रैक्ट करा है, और उस कंट्रैक्ट से उसे अलग अलग एबिलिटीज मिलती हैं। जैसे बाएं सीने वाला निशान इनविजिबिलिटी देता था, दूसरा गर्दन के नीचे वाला लोगों को चिड़चिड़ा और पागल करने वाली आवाज, तीसरा शायद टेंटिकल्स या डाइजेस्शन से जुड़ा हुआ। लूमियन को तुरंत पिछले फाइट्स के सारे वियर्ड बिहेवियर्स समझ आने लगे, और फिर उसने हंसते हुए कहा, पाड्रे ने तो 10 से ज़्यादा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे थे, मतलब कोई भी क्रिएचर उसका डैडी बन सकता था। ऑरा ने आंखें घुमाई, पर बात सही थी। वो ये भी बताती है कि पाड्रे ने अपने असली पावर्स का 110 भी इस्तेमाल नहीं किया था जब उसने लूमियन से लड़ाई की थी। लूमियन को इस पर रियलाइजेशन आती है कि पिछले 2 साइकिल्स में उसकी किस्मत ही अच्छी थी। फिर वो पूछता है कि क्या वो इन ब्लैक मार्क्स की कॉपी करके खुद उस क्रिएचर से कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसको इनविजिबिलिटी वाली एबिलिटी बहुत पसंद आई थी। ऑरा ने सीधा कहा, नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट और रिचुअल अलग चीज़ें हैं, और तुम्हें रिचुअल करना आता भी नहीं। ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट की कीमतें, पाड्रे शायद किसी पावरफुल हिडन एंटिटी की मदद से ये सब कर पाया होगा। फिर ऑरा खुद भी सोच में पड़ जाती है, ड्रीम रूइंस वाले मॉन्स्टर को ये मार्क कैसे मिला? क्या उसे भी उसी एंटिटी का आशीर्वाद मिला था? और फिर वो उस ब्लैक थॉर्न सिंबल को याद करती है जो लूमियन के दिल पर सील की तरह बना हुआ है। वही सिंबल पाड्रे के पास भी था। उसकी थियरी, हो सकता है यही हिडन एंटिटी इस पूरे ड्रीम रूइन और लूप के पीछे हो। शायद साइकिल तोड़ने के लिए ड्रीम रूइन में और रियल वर्ल्ड में कुछ साइमल्टेनियसली करना पड़े। लूमियन को भी यही रीजनेबल लगता है। एंड ऑनेस्टली, इस कहानी का यही मज़ा है, आपको छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स मिलते रहते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद ऑरा ने उसे हर्मीज सिखाना शुरू किया। दे स्टडीड लगातार शाम 3-4 बजे तक, बस एक छोटा सा लंच ब्रेक लेकर। ऑरा को पता था कि लूमियन को पियर बेरी से मिलना है, सो वो अलाउ कर देती है ताकि कोई शक न करे। लूमियन चिंता में था क्योंकि ऑरा अब 3 शीप से इन्फो निकालने वाली थी, जो अपने आप में रिस्की था। शाम को वो जर्जर 2 मंजिला घर पहुंचता है जहां शेफर्ड पियर बेरी रहता है। दरवाज़ा खोलती है उसकी माँ मार्टी, जो उतनी ही थकी और बूढ़ी दिखती है जितना मुश्किल उस गांव की जिंदगी है। लूमियन ने पूछा, पियर कहाँ है? मार्टी, वह कैथेड्रल गया है। और यहाँ लूमियन लिटरली फ्रीज हो गया। फिर कैथेड्रल, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। और यही चैप्टर का टेंशन फिर से खड़ा हो जाता है। तो भाई, कहानी यहाँ पहुँचती है एक बहुत ही क्रूशियल मोड़ पर। लूमियन को अपनी पुरानी साइकिल वाली यादें साफ साफ याद हैं, और उसी हिसाब से उसे पता था कि पियर बेरी आमतौर पर 30 मार्च की दोपहर कैथेड्रल आता है प्रार्थना करने। पिछले साइकिल में वो और रियमंड भी वहीं मिले थे उससे। और हाँ, विलेज स्क्वायर में भी वो उसी समय के आसपास दिख जाता था। लेकिन इस बार 3 या 4 बज चुके थे और पियर गायब। यहीं से लूमियन का दिमाग दौड़ने लगता है। वो मार्टी से पूछता है, पियर कब निकला था? और मार्टी टिपिकल गांव वाले अंदाज में बोलती है, हम 1 माइल चलने जितने समय पहले। अब गांव में घड़ी वड़ी किसके पास होती है? यहाँ टाइम ऐसे बताया जाता है, 1 माइल एक काम होने का समय, अंगूर तोड़ने का सीजन, मतलब रस्टिक टाइम कीपिंग 101। लूमियन बस अंदाज लगाता है कि शायद पियर दोपहर में कैथेड्रल गया होगा और अभी तक लौटा नहीं, या फिर कुछ हुआ है। और यही 2 पॉसिबिलिटीज इस पूरे सीन की टेंशन को बढ़ा देती हैं। अगर पियर दोपहर में गया और फिर दोबारा जा रहा है तो कोई बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल अनयूजुअल है। अगर पियर गया ही नहीं, यानी दोपहर में घर से निकलकर लौट ही नहीं पाया, तो ये लूप की टाइमलाइन में एक मैसिव डिविएशन है। और डिविएशन मतलब या तो भाई बहन साइकिल को उतना नहीं समझ पाए जितना सोच रहे थे, या फिर कोई और भी है जिसके पास पिछली साइकिल की यादें बची हैं। और अगर ऐसा है तो खेल और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। लूमियन इतना सोचकर लिटरली अपना चेहरा पीटने ही वाला होता है, क्योंकि वो पियर से ये पूछना ही भूल गया कि वह दोपहर में सच में कैथेड्रल गया था या नहीं। और अब पूछेगा तो सस्पिशियस लग जाएगा। तो वो प्लान बनाता है कि बाद में ड्रिंक्स के बहाने कैजुअली बात निकालेगा। अब लूमियन बेरी रेजिडेंस से निकलता है और विलेज स्क्वायर की तरफ जाता है। दिमाग में पूरी कॉन्स्पिरेसी थियरी चल रही है। कैथेड्रल में घुसते ही वो देखता है पाद्रे गियोम बेनेट कुछ लोगों से बात कर रहा है, और आगे प्यू में बैठे लोग, पियर बेरी, थग पॉन्स, कुछ गुंडे, मडोना बेनेट, सिबिल बेरी और एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री, आर्नोल्ड एंड्री, एक लोकल किसान।
लूमियन पीए को देखते ही ऑलमोस्ट बोल ही देता, हेलो पीए, ड्रिंक्स खरीद रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन अचानक ही उसकी मेमोरी में क्लिक होता है, अरे ये तो पिछली साइकिल में हुआ था, इस साइकिल में तो ये पीए से पहली मुलाकात है। और भाई, यही लूमियन की रिफ्लेक्सेस शाइन करती हैं। इंस्टेंट मूड स्वैप, इंस्टेंट कवर अप, वो हाथ फैलाकर बोल पड़ता है, प्रेज द सन, जैसे एकदम डिवाउट वर्शिपर वाइब्स। प्रीस्ट ने भी जवाब दे दिया, सीन नॉर्मल दिखने लगा। फिर वो पीए को बड़े आराम से बोलता है, सुना था तुम गांव लौट आए हो, तुम्हें ढूंढने घर गया था, देखा तुम यहाँ हो। और ये बात स्मार्ट है क्योंकि उसे किसने बताया ये बताने की जरूरत ही नहीं। गांव छोटा है, कोई भी देख सकता था पीए को कैथेड्रल जाते हुए। पीए उठा और पूछा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? लूमियन ने तुरंत बनावटी क्यूरियोसिटी मोड ऑन कर दिया, अरे मैंने सुना तुम कई जगहों में फ्लॉक संभालते रहे हो, वो सब स्टोरीज सुनना चाहता हूँ, अलग अलग हैमलेट, अलग अलग देश, मज़ेदार होगा। पीए थोड़ा अम्यूज्ड लगता है। और यहाँ लूमियन की नज़र पीए के बिखरे ऑयली बालों से लेकर नए चमकते लेदर शूज़ पर जाती है। तो वो कैजुअली पूछ लेता है, अच्छा खासा पैसा कमा लिया क्या? पीए हंसते हुए बताता है कि उसका करंट एम्प्लॉयर काफ़ी उदार था और उसे अच्छी चीज़ें मिली हैं। फिर एकदम दोस्ताना ऑफर, चलो बाद में मैं ड्रिंक पिलाता हूँ। लूमियन अंदर से खुश, बस यही चाहिए था। कब चलेंगे? पीए ने पाड्रे की तरफ देखा, पाड्रे ने सटल सिग्नल दिया और उसने कहा, डिनर के बाद चलेंगे। परफेक्ट। अब लोग सोच रहे थे लूमियन चला जाएगा, लेकिन ही सिट्स डाउन। पीए चौंक जाता है, तुम यहाँ ही रुकोगे? लूमियन बड़े मासूम चेहरे से, काफ़ी समय से प्रार्थना नहीं की, डेटी सोचेगा कि मैं भक्त नहीं हूँ। और वो जेन्युइनली ऐसा दिखाने लगता है जैसे वह मेडिटेशन मोड में चला गया हो। अब पूरे ग्रुप की हालत, पाड्रे, पीए, पॉन्स, आर्नोल्ड, सब एक दूसरे को, भाई ये क्या कर रहा है वाली नज़रों से देखते हैं। काफ़ी देर बाद पीए जाकर उसे हिलाता है, अरे कितनी देर प्रार्थना करोगे? लूमियन आंखें खोलकर डेड सीरियस एक्सप्रेशन में बोलता है, डिनर तक, और साथ ही ये भी, फिलहाल कुछ करना नहीं तो बाद में कन्फेशन भी कर लूँगा। बस। प्रीस्ट गियोम का फॉरहेड लिटरली ट्विच कर गया। पाड्रे और बाकी लोग तो क्लियरली किसी शेडी मीटिंग का प्लान बना रहे थे और लूमियन पूरी सिंसियरिटी से उनके बीच बैठा उनकी योजना को डिले करता जा रहा था। क्लासिक प्रैंकस्टर किंग मूव। पाड्रे ने आखिरकार पीए को सिग्नल किया कि भाई उसे ले जाओ यहाँ से वरना हमारा सारा ऑपरेशन लेट हो जाएगा। पीए तुरंत कहता है, चलो ओल्ड टैवर्न। और लूमियन एकदम चेयरफुल होकर उठता है, जैसे कोई भक्त नहीं, एकदम प्रैंक मोड ऑन। उसे पता चल चुका था कि उसकी मौजूदगी ने पाड्रे की योजना पूरी तरह बिगाड़ दी है और इसी चीज़ का मज़ा लेकर उसने जानबूझकर इतना टाइम लिया था। अब कट करते हैं बेरी हाउसहोल्ड के पीछे वाले शीप पेन पर। और जंगल से लौटकर बाढ़ फांदती है क्योंकि वो गांव में दिखे तो लोग बातें बनाते हैं, सवाल पूछते हैं। और खुद और मन में सोच रही है, मैं इनविजिबिलिटी और शैडो कंसीलमेंट वाले स्पेल्स कब सीखूंगी यार। वो तीनों भेड़ों के पास जाती है जो एक हेस्टैक के पास सिमटी खड़ी थीं और हाईलैंडर भाषा में बोलती है, डरो मत, मैं शेफर्ड पीए बेरी की दुश्मन हूँ। ये सुनकर भेड़ों की आंखें बदल जाती हैं, डर की जगह उम्मीद। और पूछती है, तुम पहले इंसान थी, है ना? तीनों की आंखें शॉक जोड़ रिलीफ जोड़ होप का कॉम्बो बन जाती हैं और वे मिमिया कर कन्फर्म करती हैं। और आगे पूछती है, तुम बोल नहीं सकती लेकिन लिख सकती हो? एक भेड़ तुरंत जमीन पर हूफ से लिखती है, यस। और यहाँ से शुरू होती है सबसे डिस्टर्बिंग बैक स्टोरी। और कहती है, ठीक है, शुरुआत, बीच और अंत तीनों अलग अलग लिखो ताकि टाइम बचे। तीनों भेड़ें काम बांटकर लिखने लगती हैं। पहली लिखती है, हमें पकड़ लिया गया। दूसरी, एक रिचुअल किया गया। तीसरी, हमें शीपस्किन में लपेटकर शीप में बदल दिया गया। और ये सुनकर औरा के दिमाग में अलार्म बज जाता है। ये रिचुअल सीधा इंसान को शीप नहीं बनाता बल्कि पहले शीपस्किन में लपेटकर ट्रांसफॉर्मेशन करता है। मतलब कुछ ऐसा जो आसान हो लेकिन काफ़ी डार्क भी। अब औरा पूछती है, क्या पीए ने पकड़ा था और क्या वो अकेला था? पहली भेड़, यस। दूसरी भेड़ लिखती है, उसका एक अकम्प्लिस था, दोनों अत्यधिक शक्तिशाली थे। और यहाँ औरा लिटरली हिल जाती है क्योंकि पीए गांव आने से पहले ही इतना शक्तिशाली था और फिर भी पाड्रे जैसे मामूली आदमी के नीचे काम कर रहा है। समथिंग इज़ वेरी ऑफ। कहानी यहाँ एक नए मिस्ट्री के दरवाजे पर आकर रुकती है कि आखिर पीए की असली ताकत क्या है, उसका अकम्प्लिस कौन है और पाड्रे के आगे वो झुका हुआ क्यों दिखता है। और जब इस पूरे मामले पर गहराई से सोचने बैठी तो उसकी शंका और भी बढ़ने लगी। वो खुद से पूछ रही थी, बिना किसी शक्ति वाला गियोम बेनेट आखिर पीए बेरी जैसे मजबूत आदमी को कैसे दबा सकता है? पीए तो कम से कम किसी हद तक अलौकिक क्षमताओं से लैस था। अब यहाँ पर औरा के दिमाग में एक बड़ा सवाल घूमने लगा, अगर पाड्रे को उस गुप्त शक्ति ने सच में पसंद किया होता, इतना कि पूरा ग्रुप उसे नेता की तरह फॉलो करता था, तो उसे अब तक कोई वरदान क्यों नहीं मिला?
कोई बोनस स्किल, कोई लेवल अप, मतलब अगर वो वरदान ठुकरा देता तो ठीक है, बहिष्कार मिलता। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब ऑरा के पास बस दो और केवल दो संभावित निष्कर्ष बचे थे। पहला, गियोम बेनेट असली नेता ही नहीं है, बस पद का फायदा उठाकर एटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च से यह सारी अजीब घटनाएं छुपा रहा है। दूसरा, या फिर भाई साहब वरदान लेने से मना नहीं कर रहे, बल्कि जानबूझकर टाइम पास कर रहे हैं ताकि बाद में और बड़ी शक्ति बटोर सकें। और ये दोनों ही संभावनाएं साफ तौर पर खतरनाक लग रही थीं। ऑरा ने तब सामने खड़ी तीनों भेड़ों की तरफ देखा और पूछा, पिए बेरी के साथ वो कौन सा आदमी था जिसने तुम पर हमला किया था? तीनों भेड़ों ने मिट्टी पर अपने जवाब लिखे। नियॉट बेस्ट, एक शेफर्ड जिसका नाम नियॉट है, वह नियॉट नाम से जाना जाता है। ऑरा तुरंत सतर्क हो गई। नियॉट बेस्ट को भी सुपरनैचुरल पावर मिल गई। वह उसे जानती थी, कॉडू का शेफर्ड जो अक्सर पिए के साथ चरवाहा काम करता था। लेकिन इस बार शायद वह जल्दी घर लौटा ही नहीं। ऑरा ने अगला सवाल ठोंक दिया, नियॉट कहाँ है? मैंने उसे गांव में नहीं देखा। भेड़ें कुछ कदम आगे बढ़ीं, साफ मिट्टी ढूंढी और फिर लिखा, वह मर चुका है, मैंने उसे मार दिया, हमने उसे खत्म किया लेकिन हम पकड़े गए। ऑरा ने अंदाजा लगाया, शायद पलटवार में नियॉट मारा गया होगा। फिर उसने पूछा, क्या तुम तीनों बियॉन्डर्स हो? तीनों ने सिर हिलाकर हाँ कहा। अब समस्या गंभीर हो गई थी। पिए बेरी और नियॉट बेस्ट बियॉन्डर्स का शिकार कर रहे थे। यहाँ तक कि शायद बहाना बनाकर दूसरे देशों के बियॉन्डर्स को पकड़ते और फिर किसी इवल गॉड के नाम पर बलि चढ़ा देते। ऑरा के माथे पर शिकन और गहरी हो गई। उसने पूछा, पिए ने तुम्हें क्यों पकड़ा? जवाब आया, मैंने उसे गॉड और भक्ति की बातें करते सुना है। ये ब्लड सैक्रिफाइस हो सकता है। शायद वह हमें किसी इवल गॉड को बलि के तौर पर चढ़ाने वाला था। ऑरा ने सिर हिलाया, बियॉन्डर्स वाकई ज्यादा मजबूत बलि माने जाते हैं और यह योजना अधिकारियों की नज़र से आसानी से बच सकती थी। अब असली बम फोड़ा ऑरा ने। क्या पिए ने उस गॉड का ऑनरिफिक नेम बताया था, या फिर तुम तीनों को शीप में बदलने वाले रिचुअल के समय उन्होंने किसकी पूजा की? तीनों भेड़ें अचानक ठिठक गईं। उनका व्यवहार ऐसा था जैसे किसी दर्दनाक याद को खंगाल रही हों। और फिर माहौल बदल गया। ऑरा को लगा कि तापमान गिर गया है, सूरज बादलों में घुस गया है और हवा में ठंडक भर गई है। तीनों भेड़ों ने लिखना शुरू किया, लेकिन तभी ऑरा की स्पिरिचुअल इंट्यूशन चीख उठी। वो लगभग चिल्ला पड़ी, रुको। जब उन्होंने सिर उठाया तो उनकी आंखों से खून जैसे लाल आंसू बह रहे थे और फर भी खून से सना हुआ लग रहा था, एकदम विचित्र डरावना दृश्य। लेकिन वे लिखना जारी रखने वाली थीं। ऑरा भागी, फैंस पार की और पीछे मुड़कर देखा। धूप में खड़ी वे भेड़ें फिर नॉर्मल दिख रही थीं, बस चेहरे पर मौजूद खून के दाग को छोड़कर। ऑरा का दिल तेजी से धड़कता रहा। वो बच गई थी क्योंकि उसने अपनी दृष्टि सीलिंग टेक्निक सीख रखी थी, वरना वह उस दृश्य से तुरंत भ्रष्ट हो सकती थी। उसने एक आयन ब्लैक पाउडर मिट्टी पर छिड़का और शब्द ऐसे मिट गए मानो किसी ने रबर घुमा दिया हो। भेड़ों के चेहरे पर पड़े खून को वह स्पेल से हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बस पानी से धो दिया, इतनी दूरी से कि खुद पर कोई खतरा न आए। अब उसे पक्का भरोसा था, ये भेड़ें अब पहले जैसी नहीं रहीं। इनके अंदर कुछ और भी है, कुछ छिपा हुआ अंधेरा। सीन बदलता है। ओल्ड टैवन। लूमियन बार पर बैठा एब्सिंथ पी रहा है और कमरे का निरीक्षण कर रहा है। वो उस रहस्यमयी लेडी को ढूंढ रहा था, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। रायन, लिया और वैलेंटाइन भी गायब। शायद गांव में टहल रहे होंगे। पिए बेरी वहीं एब्सिंथ पी रहा था और बड़बड़ा रहा था, मुझे शादी का मौका मिला था। लूमियन ने एकदम सूखे अंदाज में कहा, सच में? कौन एक शेफर्ड को पसंद करेगा? हल्के फुल्के तंज के साथ, जैसे कि वह एक्सप्लेनेशन वीडियो में दर्शकों को हंसी दिलाने की कोशिश कर रहा हो। पिए ने बताया कि एक लड़की उसे पसंद करती थी, उसे उसकी गरीबी या शेफर्ड होना मायने नहीं रखता था। लेकिन वो लड़की फैक्ट्री में काम करती थी और एग्जॉस्शन से मर गई। पिए ने दर्द भरी आवाज में कहा, उसके बाद मुझे समझ आया कि जिनके पास मांस है और जो हम आप समझ रहे हैं पोस्टीरियर का इस्तेमाल करते हैं, वे हमारी मुश्किलें दूर नहीं कर सकते। लूमियन ने एकदम डेडपैन टोन में पूछा, तो क्या जिनके पास मांस नहीं है और पोस्टीरियर नहीं है वे एक्सेप्टेबल हैं? पिएर इस बात पर बस हंस दिया, वो सेंट्स और एंजल्स होते हैं, लेकिन क्या वे हमारी ओर देखते हैं? फिर लूमियन ने असली सवाल दागा, सुना है दोपहर में तुम कैथेड्रल गए थे, फिर दोपहर बाद क्यों लौट आए? पिए ने मुस्कुराकर कहा, दोपहर बाद समान विचारधारा वाले लोगों से बात की जा सकती है। और इस बात से लूमियन को राहत मिली। मतलब अभी टाइमलाइन नहीं टूटी थी, यादें रीसेट नहीं होंगी। पिएर और लूमियन घर की ओर चले, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। पॉन्स बेनेट और कुछ गुंडे रास्ते में लूमियन को रोक लेते हैं। पॉन्स, जो पाद्रे का भाई है, एकदम गाली गलौज पर उतर गया। लूमियन को अब साफ पता था, ये वही साइकिल है जब पॉन्स के पास सुपरनैचुरल एबिलिटी नहीं थी।
यानी ये लोग सच में एक बियॉन्डर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। लूमियन दौड़ पड़ा, उन्हें लुआ किया और फिर एक इमारत की दूसरी मंजिल से कूदकर पॉन्स पर गिरा। सीधे सीधे नहीं मारा, वरना कई हड्डियां टूट जाती। फिर उसने उसे पकड़ा, नी स्ट्राइक मारा और बेचारा पॉन्स झींगा की तरह सिकुड़ गया। लूमियन वहां से गायब हो चुका था, इससे पहले कि बाकी गुंडे वापस आते। शाम को घर में लूमियन ने सब ऑरा को बताकर सुनाया। पीए कैथेड्रल गया था और पॉन्स अभी भी पावरलेस है। ऑरा ने भी अपनी कहानी बताई, खासकर भीड़ों वाला क्रीपी हिस्सा। लूमियन ने सोचा और बोला, उस रहस्यमयी लेडी ने कहा था कुछ अस्तित्व केवल उनकी उपस्थिति को जान लेने मात्र से इंसान को भ्रष्ट कर देते हैं। और यह बात आज दोनों ने प्रैक्टिकली महसूस कर ली थी। और उस पूरी घटना को याद करके धीरे धीरे यह मानने लगी कि लूमियन जो बता रहा था वो सच में बिल्कुल वैसा ही हुआ होगा। थोड़ा रुकी, फिर एक भारी सी सांस छोड़ी और बोली, सोचने वाली बात है लूमियन, पीए बेरी और उसकी टोली जिस छिपी हुई सत्ता को पूछते हैं उससे इतनी भयानक भ्रष्टता फैल सकती है। प्राचीन पांडुलिपियों में लिखे दुष्ट देवता भी इतना जोरदार असर नहीं डालते। और लूमियन भाई साहब को कोई शौक नहीं, वह काफी कैजुअली बोल देता है, वरना हम टाइम लूप में क्यों फंसे होते। और ऑनेस्टली बात में दम है। और जितना सोचती गई उतना ही उलझती चली गई। फिर अपने आप से बड़बड़ाए, क्या हमें 12वीं रात को उस हिडन एंटिटी से भिड़ना पड़ेगा? उसे हराए बिना ये चक्र टूटेगा नहीं। मतलब हमें मटेरियल जुटाने होंगे, पोषण पचाना होगा और फिर देवता बनना होगा 20 दिन में। ये सुनकर लूमियन का दिमाग जैसे सायरन बजाते हुए चिल्लाया, नोप, बस बहुत हुआ। वह तुरंत बोल पड़ा, बस इतना एक्सट्रीम नहीं हो सकता। ऑरा को भी लगा कि हाँ, शायद वो ज्यादा सोच रही है। सिर हिलाया और बोली, सही है, 20 दिन में देवता बनना असंभव है। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं, चलो मौत का इंतजार करते हैं। और ये था वो मोमेंट जब लूमियन अंदर से बोल रहा था, दीदी प्लीज थोड़ा पॉजिटिव रहो। ऑरा खुद को थोड़ा संभालती है और कहती है, ठीक है, मैं बोल चुकी, अब तुम बताओ आगे क्या हुआ। लूमियन को पहले समझ ही नहीं आया कि वह कहानी आगे सुनना चाहती है या स्ट्रैटेजी आगे बतानी है। थोड़ा ब्रेन लग के बाद वह फाइनली पकड़ पाता है कि दीदी कह रही हैं कहानी आगे बढ़ाओ। लूमियन बताता है कि जिस हालत में वे तीनों शीप को पाया गया उससे लग रहा था कि उन्हें कॉडुले जाकर बलि के लिए तैयार किया जाएगा। और अब ये भी साफ हो रहा था कि 12वीं रात शायद बड़े पैमाने की बलि का दिन ही है। और इधर उधर नजर दौड़ाती है और एक पॉइंट उठाती है, ये सब ठीक है, लेकिन पाड्रे और उसकी टोली को लैंड से पहले अलग अलग लेवल का आशीर्वाद क्यों मिला, वो भी बिना किसी बलि के? सौदा तो यूजुअली गिव एंड टेक होता है, यहाँ बिना दिए ब्लेसिंग्स क्यों मिल रहे थे? लूमियन ने अपनी पूरी डार्क मिस्टिक ब्रेन पावर लगाई और पिछली साइकिल याद करके अनुमान लगाया। छोटा बलि चक्र और बड़ा रिचुअल। लेंट खत्म होने पर पाड्रे इतना शक्तिशाली हो गया था कि अपनी एबनॉर्मैलिटीज छिपा भी नहीं रहा था। साफ है कि कुछ बड़ा होने वाला था। और सोच में पड़ गई, तो हो सकता है लेंट का उत्सव ही उस बड़े रिचुअल का हिस्सा हो। और पाड्रे ने पहले से प्रतिज्ञा कर दी हो, अपनी आत्मा उस दुष्ट सत्ता को दे दी हो। इससे उसे टन्स ऑफ ब्लेसिंग्स मिले और उसकी असली शक्ल खुलकर सामने आ गई। मतलब लेंट शुरू होते ही पूरी गांव इस ट्रैप में फंस चुका था। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखते हैं और महसूस करते हैं कि उनका अनुमान शायद स्केरी तौर पर सही है। अब नई दिक्कत शुरू। अगर लेंट से लेकर 12th नाइट तक ये करप्शन अनकंट्रोलेबल हो जाए तो आखिरी रिचुअल तक कैसे सर्वाइव करेंगे और साइकिल की गी ढूंढेंगे कहाँ? क्योंकि चांसेस थे कि पूरे गांव के लोग लिटरली सब करप्शन की चपेट में आ जाएंगे। और औरत सीधे अपने चेहरे पर हाथ रखकर बिलखती है, मैं सीक्वेंस 7 हूं और तुम सीक्वेंस 9। हम किसकी सामने टिकेंगे? लूमियन को पता था, सच बोले तो शायद किसी के भी सामने नहीं। वह याद करता है कि पिछले साइकिल में पाड्रे कितना ओवरपावर्ड हो गया था। पीए बेरी को तो उसने मुश्किल से हराया था और वो भी 2 के खिलाफ 1 की स्थिति में। तो कंक्लूजन, अगर पाड्रे को समय से पहले सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाती तो 12th नाइट तुरंत ट्रिगर हो जाती और उनका चक्र फिर से रीसेट। और टेबल पर हाथ मारकर चीखती है, हेल डिफिकल्टी, लिटरल हेल डिफिकल्टी। और यहाँ लूमियन एक साइलेंट स्पेक्टेटर बन चुका था। कुछ पल में ऑरा खुद को संभालती है और शांत होकर बोलती है, ठीक है, कल सुबह उन 3 फॉरेनर्स को ढूंढना, उन्हें सच्चाई बता देना, ये भी कि हम बियॉन्डर्स हैं, छिपाने का समय नहीं है। लूमियन तुरंत घबरा गया, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन ऑरा शांत थी, इस स्थिति में रिस्क का सवाल ही नहीं। वे 3 हमारे सबसे भरोसेमंद पोटेंशियल एलाइज हैं, चाहे वे ऑफिशियल हो या वाइल्ड, फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही नाव में हैं, गिरे तो सबके साथ। लूमियन ने मान लिया, ठीक है, कल ढूंढ लूंगा। फिर ऑरा को एक शक उठता है, पाड्रे और पीए के पीछे शायद कोई तीसरा मास्टरमाइंड है। लूमियन तुरंत नाम उछाल देता है, मैडम पुआलस। ऑरा कहती है, वो स्ट्रॉन्ग है, पाड्रे की मिस्ट्रेस भी है,
लेकिन उसका पीए से कोई सीधा लिंक नहीं है। फिर वह एक पजलिंग क्लू बताती है। शीप वाले 3 लड़कों को शायद पिछले अक्टूबर में प्लेन्स पर ही सुपरनैचुरल नॉलेज मिला। मतलब गांव के अंदर नहीं, कहीं बाहर। तो करप्शन शायद पिछले जुलाई अगस्त से शुरू हुई थी। और लूमियन हल्के हल्के कांपते हुए कहता है, नहीं, मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं दिखा। पुअर गाय, उसे अब समझ आ रहा है कि आधे साल से उसके आसपास सब बर्बाद हो रहा था और उसे पता भी नहीं लगा। अब ऑरा एक और थियरी लाती है। वो आउल, वह लेजेंडरी वॉलॉक शायद मरा ही नहीं, वो गांव में ही कहीं छिपा है। हो सकता है वह मुझे भी ऑब्जर्व कर रहा हो और उसने वॉलॉक से जुड़ी पूरी लेजेंड मुझसे जानबूझकर छिपाए। फिर वह लूमियन को निर्देश देती है, अगली बार आउल आए तुरंत मुझे बताना, मैं व्हाइट पेपर को उसका पीछा करने भेजूंगी। लूमियन भी तैयार था। एक्चुअली वो मेंटली उस आउल के सारे पंख नोचने की प्लानिंग कर रहा था। फिर और तीसरी स्ट्रैटेजी बताती है, कल दोपहर मैं मैडम पुआलिस को टी के लिए इनवाइट करूंगी। उस समय कैसल में बस सर्वेंट्स होंगे। तुम चुपके से जाकर कोई सुराग ढूंढना, और अगर फॉरेनर्स साथ आ जाएं तो और भी अच्छा। लूमियन कहता है, लेकिन तुम अकेली मत जाना, वो खतरनाक है। ऑरा को बात पसंद आती है। ठीक है, नाज़ली और बाकी लोगों को टी पर बुला लेंगे। ज़्यादा लोग इक्वल्स ज़्यादा सेफ्टी। फिर वह मजाक और डर के बीच की आवाज़ में कहती है, कैसल में घुसते समय बहुत ध्यान रखना, मैं आंट नहीं बनना चाहती। और लूमियन की निगाहें क्लियरली ये कह रही थीं, मुझे भी तुम्हारी चिंता है। तुम मैडम पुआलिस के सामने बैठोगी। रात में ऑरा व्हाइट पेपर को तीनों शीप पर नज़र रखने भेजती है और पाता है कि उन्होंने अपने चेहरे पर लगा खून चाट लिया था ताकि शेफर्ड पीआई को शक ना हो। लूमियन बाकी समय मिस्टिसिज्म पढ़ता रहा। हर्मीज लैंग्वेज में उसने कई शब्द सीख लिए, मी, नेम, समन, नीड, लाइट, सन। और लाइट वही इंकैंटेशन था जो इंटीग्रिटी ब्रोच एक्टिवेट करता है। अगली सुबह लूमियन ड्रीम वर्ल्ड में ग्रे मिस्ट वाले कमरे में जागता है। खिड़की तक जाकर लाल पड़ चुकी पीक और टूटे हुए खंडहर देखता है और यहीं उसके दिमाग में एक नया आइडिया चमकता है। अगर मैं व्हाइट पेपर जैसा कोई स्पिरिट क्रिएचर समन करूं और उससे पैक्ट कर लूं, तो क्या वह इन डेंजरस रूइंस में जाकर मेरे लिए जानकारी ला सकता है? लेकिन फिर सवालों की बारिश। क्या ड्रीम में समनिंग पॉसिबल है? अगर नहीं, तो रियल वर्ल्ड में समन करके उसे ड्रीम में खींच सकता हूं। और अगर वो क्रिएचर लूप का हिस्सा नहीं बना, तो समनिंग खत्म होते ही वो गायब हो जाएगा और लूप फिर रीसेट। सवाल इतने कि लूमियन का सिर सच में दुखने लगता है। वह सिर्फ यही उम्मीद करता है कि जल्दी से जल्दी वो समनिंग की भाषा सीख ले। और फिर वह शॉटगन, बुलेट्स और एक्स लेकर घर से निकल जाता है, वीराने को पार करता है और वापस खंडहरों में उतर जाता है, जहां उसे इस बार कुछ जवाब मिलने की उम्मीद है। 2 रातों तक ड्रीम रूइंस में चक्कर लगाने के बाद लूमियन को आखिर समझ आया कि इस जगह के मॉन्स्टर्स उतने भरे पड़े नहीं हैं जितना उसने पहली बार सोचा था। मतलब हाँ, डराने के लिए काफ़ी थे, पर जान बचाकर भागो वाली भीड़ नहीं थी। पहले वो एक स्किनलेस क्रिएचर को मार चुका था, फिर शॉटगन लेके घूमने वाले उस पागल मॉन्स्ट्रोसिटी को ठंडा किया और उसके बाद ब्लैक मार्क वाले क्रिएचर को भी निपटा दिया। तो अब एक्सप्लोरेशन उतनी इवेंटफुल नहीं रही थी। बस इधर उधर कुछ तड़पते हुए मांस के टुकड़े मिल जाते थे, ऐसे टुकड़े जिन्हें देखकर साफ लगता था कि इनका एक ही काम है, कुछ भी दिखे उसे खा लो। लेकिन मज़ेदार बात यह है, और ये लूमियन काफ़ी पहले समझ चुका था, कि ड्रीमस्केप में उसे खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं होती। हर बार जब वो ड्रीम में आता है, वो पूरी तरह फ्रेश जागता है, ना भूख ना थकान। बस एक्सप्लोरेशन या कॉम्बैट बहुत लंबा खींच जाए तो एक हल्की सी भूख जैसी फीलिंग आती है, पर उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको घास पत्ते या मॉन्स्टर सूप पीने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जब भूख अनबेरेबल होने लगती है, वो असल में भूख नहीं होती, वो उसका स्टैमिना और स्पिरिचुअलिटी का खत्म होना होता है। तब शरीर और दिमाग दोनों बोल देते हैं, बस भाई अब बाहर निकल। वह फिर रियल वर्ल्ड में लौटता, खाना खाता, आराम करता और अगले दिन फिर ड्रीम में छलांग। अब गहराई में खोज करते हुए लूमियन कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर्स ढूंढ रहा था। उसके हाथ सिर्फ कुछ कॉइन्स लगे जिनकी टोटल कीमत 1 लुई डॉ से ज़्यादा नहीं थी, और कुछ लीव्र ब्लू जिन पर रैंडम शब्द लिखे थे। वर्क ऑफ आर्ट शायद नहीं, और कोई खास सुराग न मिलने पर उसने सोचा, चलो रूइंस में और अंदर चलते हैं। धुंध थोड़ी हल्की ग्रे, माहौल थोड़ा घुटन भरा और बीच बीच में गिरी दीवारें, कुल मिलाकर परफेक्ट हॉरर गेम एम्बियंस। इसी दौरान उसे कुछ फुटप्रिंट्स जैसी चीज़ें दिखीं। अब उन्हें फुटप्रिंट्स कहना भी गलत था। बायां पैर तो ठीक था, पर दायां ऐसा लग रहा था जैसे किसी जायंट ने जमीन पर पाम रख दी हो। लूमियन का इमीडिएट रिएक्शन, ओके, एक और मॉन्स्टर, ग्रेट। वो स्टेल्थ मोड में ट्रैक्स फॉलो करने लगा, साथ ही अपने दिमाग में आधी अधूरी बैटलफील्ड सिमुलेशंस भी चल रही थीं कि अगर क्रिएचर सामने आया तो कौन सी पोजीशन एडवांटेज में रहेगी। कुछ देर बाद उसे हलचल सुनाई दी। वो तुरंत रुक गया, साइड से चक्कर लगाया, एक गिरी हुई इमारत पर चढ़ा और मलबे के पीछे कवर ले लिया।
प्रॉपर हंटर मोड। धीरे धीरे झांक कर देखा और भाई सामने जो खड़ा था उसे मानव कहना इंसल्ट होगा। क्रिएचर दूर से ह्यूमनॉइड लगता था, पर पास जाने पर ऐसा लगता था जैसे बॉडी पार्ट्स को बिना किसी लॉजिक के ग्लू गन से जोड़ दिया हो। इमेजिन कीजिए, जहां नाक होनी चाहिए वहां आंखें थीं, आंखों के ऊपर मुंह था, मुंह के नीचे कान थे, नाक टेम्पल्स के पास चली गई थी, कंधों पर हाथ और पैर दोनों थे, नीचे का हिस्सा एक और पैर और एक और बांह से मिलकर बना था। लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने बिल्ड योर ओन ह्यूमन किट में सारे पार्ट्स गलत जगह लगा दिए हों। इस रहस्योद्घाटन से ये साफ हो गया कि फुटप्रिंट्स इतने अजीब क्यों थे। क्रिएचर ने ब्राउन शॉर्ट स्लीव शर्ट और डार्क ब्लू ट्राउजर्स पहन रखे थे, टिपिकल लोअर क्लास एंटीसियन कपड़े। नंगे पैर, बिना टोपी और वेस्टलैंड में ऐसे टहल रहा था जैसे इवनिंग वॉक हो। लूमियन उन मॉन्स्टर्स पर तुरंत हमला नहीं करता जिन्हें वो समझना चाहता है, तो उसने पहले ऑब्जर्व करने का फैसला किया। कुछ ही देर में क्रिएचर ने हाथ उठाया, पीछे झुका, इतना झुका कि सिर लिटरली जमीन को छू गया। लूमियन का दिमाग, ब्रो इतना फ्लेक्सिबल कोई कैसे हो सकता है, ये डांसर बन सकता है। और ठीक उसी मोमेंट क्रिएचर ने डांस करना शुरू कर दिया। जी हाँ, डांस, कभी तेज, कभी धीरे, कभी अजीब, कभी एलिगेंट, और हमेशा रिदम में। उसके अंग ऐसे मुड़ रहे थे जैसे शरीर में हड्डियां हो ही नहीं। हाथ और पैर एक दूसरे के पीछे मिलकर ऑलमोस्ट नॉट बनाते दिखते। कॉडू विलेज के सेल्फ रिक्लेम्ड प्रैंकस्टर किंग लूमियन ने तुरंत क्रिएचर का नाम रख दिया, नूडल मैन। और मानो इससे बेहतर नाम हो ही नहीं सकता। अब ऑब्जर्विंग करते करते लूमियन कॉम्बैट स्ट्रैटेजी सोचने लगा। पीछे घूमकर अटैक करने का फायदा नहीं, यह आगे पीछे का फर्क ही नहीं मानता। अगर ये मुझे स्नेक की तरह लपेट ले तो मुसीबत। वाइटल पॉइंट्स तो है नहीं, पर सिर तो एक ही है, वही टारगेट है। इसी दौरान नूडल मैन का डांस और इंटेंस होता जा रहा था। वो हवा में उछलता, लिम्स एयर में फैलाते हुए ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को हक करना चाहता हो। अननोन टू लूमियन, धीरे धीरे वो भी डांस से हिप्नोटाइज्ड सा होने लगा। उसे ऑरर की बजाई हुई वह फेमिलियर बीट याद आने लगी, दम टीसीएच दम टीसीएच। फिर अचानक उसकी बाईं छाती में गर्माहट फैलने लगी। स्कल में वो क्रीपी सा हम उठने लगा, वही जिसके कारण वो पहले पागलपन की कगार तक जा चुका था। उसने तुरंत कोट और शर्ट खोली और देखा कि दिल के पास वाला इंकी थॉर्न मार्क फिर उभर आया है, और उसी पर ब्लूइश ब्लैक सिंबल, वो क्रीपी आई और क्रॉलिंग वॉर्म्स वाला, सुपर इम्पोज होने लगा। लूमियन स्टन रह गया। मैंने कॉजिटेशन में तो गया ही नहीं, ये कैसे ट्रिगर हो गया? क्या नूडल मैन की डांस जादुई है? मार्क के एक्टिवेट होने से उसकी हालत बिगड़ने लगी, स्कल बजिंग, बॉडी शेकिंग, बट थैंकफुली वो एक्सट्रीम विस्परिंग गायब थी जो उसे पहले डेथ स्पाइरल में भेज चुकी थी। हंटर बनने के बाद से लूमियन इस ट्रेट को इंटेंशनली एक्टिवेट करने से बचता था, क्योंकि अगर विस्पर तेज हो जाए तो डर है कि नियंत्रण टूट सकता है, और उससे भी बुरा परमानेंट इंसैनिटी। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग थी। कुछ सेकंड गुजरे और लूमियन शॉक से निकलकर खुश होने लगा। हाँ, खुश, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो इस स्टेट को टॉलरेट कर पा रहा है। यानी शायद वो नूडल मैन की डांस को सीखकर अपनी स्पेशल ट्रेट को पार्शल तरीके से एक्टिवेट कर सके कॉम्बैट में एडवांटेज पाने के लिए। अगर इससे मॉन्स्टर कमजोर हो जाता है, बस स्टन हो जाए, तो मैं उसे तुरंत खत्म कर सकता हूँ। लूमियन के अंदर एक्साइटमेंट दौड़ गई। उसे नूडल मैन अब जेन्युइनली अपीलिंग लगने लगा। अपीयरेंस चाहे कितना ही नाइटमेयर जैसा क्यों न हो, डांस मेस्मराइजिंग था। और हमेशा कहती थी हर टैलेंट को एक ही स्केल से मत मापो। लूमियन ने सोचा, तो क्या हुआ अगर यह ह्यूमन नहीं? टैलेंट तो टैलेंट है। उसने तय किया कि जब तक डांस सीख न ले, नूडल मैन को नहीं मारेगा। हर रात आकर ऑब्जर्व करेगा और बाद में किसी मॉन्स्टर पर स्पेशल ट्रेट टेस्ट करेगा। प्लान सेट। और बेचारा लूमियन बने बनाए एक्साइटमेंट में बटन बंद करना भूल गया, छाती खुली ही रही। वह कवर से बाहर घूमता हुआ कोलैप्स्ड हाउस से नीचे कूदा और वेस्टलैंड पर आ गया। नूडल मैन इंस्टेंटली फ्रीज। डांस रुक गया, बॉडी कांपने लगी। वो लूमियन की तरफ देखता है और सीधे जमीन पर दंडवत लेट गया। लूमियन वहीं रुक गया, डिस्टेंस मेंटेन की। नूडल मैन हिल भी नहीं रहा था। लूमियन ने सोचा, वाह, ये तो मेरे हाफ एक्टिवेटेड ट्रेट से ही सरेंडर कर गया, पर स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स पर क्या असर होगा? शायद कम। लूमियन मुस्कुराया और बोला, चलो फिर से नाचो। क्रिएचर ने कोई मूवमेंट नहीं की। समझ भी नहीं आ रहा था कि उसे बात समझ आ रही है या नहीं। लूमियन ने हल्का अनॉयंस दिखाया, जल्दी अपने पेपे के लिए नाचो। स्टिल कोई रिस्पॉन्स नहीं, बस और कांपता गया। लूमियन ने फिर हमीज में कहा, आई नीड, और खुद डांस करने लगा। पर नूडल मैन ऐसे पड़ा रहा जैसे बोला हो, भाई मैं नहीं कर रहा। लूमियन झुंझलाया, क्या तुम मूर्ख हो? उसे एहसास हुआ कि अब तक किस मॉन्स्टर ने बुद्धिमत्ता दिखाई है। शॉटगन मॉन्स्टर ही थोड़ा स्मार्ट था, लेकिन वो भी ह्यूमन इंटेलेक्ट के सामने टिक नहीं पाया। इसी बीच सडनली चेस्ट की गर्माहट गायब हो गई। लूमियन ने देखा, सिंबल्स वैनिश।
उसी पल नूडल मैन ने सिर उठाया और अपनी नोज आई से लूमियन को देखा। दोनों की नजरें मिलीं। एक सेकंड बीता और लूमियन लिटरली मुड़कर फुल स्पीड में दौड़ पड़ा। नूडल मैन भी पीछे उछलता कूदता दौड़ रहा था, पर कोऑर्डिनेशन जीरो। लूमियन की स्पीड उससे कहीं ज्यादा थी। वह इजीली चक्कर काटकर वापस उसी वेस्टलैंड पर आ गया और पहले वाली स्पॉट पर छिप गया। वो इसलिए नहीं भागा क्योंकि डर गया था, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि कहीं फाइट में वो खुद को कंट्रोल न कर पाए और गलती से इस वैल्यूएबल डांसिंग क्रिएचर को मार न दे। शायद यह आखिरी नूडल मैन हो। करीब 2 घंटे इंतजार के बाद स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी कम होने लगी और वही हल्की भूख जैसी फीलिंग आ गई। उधर नूडल मैन भी रेस्टफुल ब्रेक के बाद उठकर फिर वेस्टलैंड पर आया और अपनी बाह और टांग उठाकर फिर से पोजीशन में खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो, ऑलराइट, राउंड 2 बिगिंस। तो भाई, इस पूरे सीन की शुरुआत होती है नूडल मैन के फिर से नाचने से। हाँ, वही अजीब सा लचकदार शरीर वाला क्रिएचर। और लूमियन को एक बहुत मज़ेदार लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ समझ आती है। ये नृत्य उसकी छाती पर बने ब्लैक थॉर्न सिंबल को पूरी तरह एक्टिवेट होने से रोक रहा था। मतलब कोई डरावनी आवाज़ नहीं, बस हल्की सी फुसफुसाहट, काफ़ी क्रीपी पर सरप्राइजिंगली यूजफुल। और सच कहूं, लूमियन के लिए ये ड्रीमस्केप वाली स्पेशल ट्रेट तो जैसे जैकपॉट बनती जा रही थी। लेकिन हाँ, हर जैकपॉट के साथ 2-4 खटके भी आते हैं और लूमियन को 2 मेजर प्रॉब्लम्स दिखती हैं। ये जो नूडल मैन की डांस पोजेस थी ना भाई, इंसानों के लिए बनी ही नहीं थी। प्योर इलास्टिक मॉन्स्टर जिम्नास्टिक्स। लूमियन बियॉन्ड है, हंटर है, सुपर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर उसने ये डांस ट्राई किया तो लिगामेंट्स फट, मसल्स खींच, बोन्स शायद टूट भी जाएं। सीधे वर्ड्स में कहें तो ये मेरे बस की बात नहीं। दूसरा, ये डांस आसपास की प्राकृतिक शक्तियों को डिस्टर्ब करता है और लूमियन की स्पिरिचुअलिटी को चूस लेता है। मतलब काफ़ी महंगा सौदा है। तीसरी बार डांस देखने के बाद लूमियन लिटरली थक जाता है। अंदर अंदर सोचता है, भाई अब वापस जाकर सोना ही पड़ेगा। और फिर वो क्लासिक लाइन, हंटर की स्पिरिचुअलिटी सच में बेकार है। लूमियन को अब ऑलमोस्ट यकीन हो जाता है कि जो हिडन एग्जिस्टेंस थॉर्न सिंबल से जुड़ा है, उसका ड्रीम रूइन से कोई हैवी ड्यूटी कनेक्शन है। पाद्रे के शरीर पर भी ब्लैक मार्क था। नूडल मैन भी ऐसा डांस कर रहा है जो सिंबल एक्टिवेट कर देता है। कोइंसिडेंस? लूमियन कहता है, नो वे। और ऑरा के अर्लियर अनुमान उसे और कन्विंसिंग लगने लगते हैं, खासकर जब वह सोचता है कि सिंबल और ड्रीम रूइंस रियल वर्ल्ड के साथ मिलकर रीबूट कैसे हो जाते हैं। उसे स्ट्रांगली फील होता है कि टाइम लूप की असली की शायद ड्रीम रूइंस की गहराइयों में छिपी है। और यहाँ लूमियन की इरिटेशन भी काफ़ी रिलेटेबल है। मिस्टीरियस लेडी इशारे करती रहती है कि ड्रीम रूइंस का रहस्य सुलझाओ। उफ, अगर इतना ईजी होता तो मैं नाच क्यों देख रहा होता। गुस्से में वो अपनी छाती पर बने थॉर्न सिंबल को मिडिल फिंगर जैसा इशारा भी मार देता है। और ऑनेस्टली रीडर्स भी सोचते हैं, फेयर इनफ। वो सोचता है, अगर हिडन एंटिटी मुझे देख भी रही है तो क्या फ़र्क, ऑलरेडी लूप में फंसा हुआ हूँ। फिर वो रूइंस से निकलकर घर वापस जाता है। आखिरी बार डांस इमिटेट करने की कोशिश करता है और ऑलमोस्ट खुद को हॉस्पिटल भेज लेता है। डॉश्टी, यह कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता। और स्पिरिचुअलिटी की हालत तो ऐसी होती है कि वो तुरंत सो जाता है। लूमियन जागता है, बाहर हल्की रोशनी, क्रिम्जन मून की फीकी चमक। खिड़की खोलता है और बम एक बड़ा सा स्लाइटली एबनॉर्मल आउल उसे घूर रहा है। लूमियन तुरंत चिल्लाता है, और दैट्स इट, सस्पेक्ट स्पॉटेड। आउल उड़ता है, विलेज बॉर्डर के जंगल में गायब। और कमरे में आती है, हाफ अस्लीप, वाइट नाइट गाउन में, इरिटेट मूड में। क्या वही आउल फिर आया है? लूमियन, हाँ, वाइट पेपर ने फॉलो किया। और गुस्से में, अरे भाई, मैं तो सो रही थी। जब तक फैमिलियर छोड़ती, वह उड़ चुका था। लूमियन चीकली, लेकिन तुम तो बोलती थी, नींद नहीं आती। और आंखें घुमा देती है और एकदम बिग सिस्टर वाला लेक्चर देती है। शुरू में इंसान डरता है, बाद में आदत पड़ जाती है, इमोशंस डल हो जाते हैं। अच्छी नींद जरूरी है, वरना मेंटल स्टेट डाउन और लूजिंग कंट्रोल के साइंस आने लगते हैं। लूमियन गिल्ट मोड ऑन। फिर दोनों पैटर्न एनालाइज करते हैं और पता चलता है, आउल हर बार तब आता है जब लूमियन ड्रीम रूइंस में कोई बड़ी प्रोग्रेस करता है। लूमियन एग्जाम्पल्स देता है, पहला मॉन्स्टर मारा, पहली बार स्पेशलनेस एक्टिवेट, पोशन पीकर बियॉन्डर बना, नूडल मैन का डांस देखकर स्पेशलनेस कंट्रोल करने का तरीका मिला। और ये सुनकर कहती है, आउल क्लियरली तुम्हारी प्रोग्रेस सेंस करता है। एंड सडनली लूमियंस बिग ब्रेन एक्टिवेट्स। ओह, तो इसका मतलब अगली बार ये तभी आएगा जब मैं मिस्टीरियस डांस को प्रॉपर्ली सीख लूंगा। लूमियन ऑरा से पूछता है, इस डांस के बारे में पता है कुछ? ऑरा इतिहास का पूरा क्रैश कोर्स दे देती है। 4th और 5th ईपॉक में रिचुअल्स कॉमन थे। सैक्रिफाइसेस, जोर, मास पार्टिसिपेशन, डांस यूज्ड टू कम्युनिकेट विद एंटिटीज। ये भी एक तरह का रिचुअलिस्टिक मैजिक था, नेचर को डिस्टर्ब करके डिवाइन रिस्पॉन्स पाने के लिए। लूमियन सुनकर अनुमान लगाता है,
नूडल मैन शायद थॉर्न सिंबल वाली हिडन एंटिटी को खुश करने के लिए डांस कर रहा है, और शायद रिचुअल का बड़ा हिस्सा मिसिंग है, इसलिए इफेक्ट वीक है। और अभी अग्री करती है, ये डांस किसी आम इंसान या नॉर्मल बियॉन्डर के बस की बात नहीं। शायद ये 22 पाथवे से बाहर की कोई चीज़ है, कोई हिडन बून। फिर वो सर्कल इनहैबिटेंट को याद करती है और सोच में पड़ जाती है। लूमियन हंसकर एक नया नाम रख देता है, नूडल मैन सर्कल इनहैबिटेंट का सीक्वेंस 9। और छत की तरफ ऐसे देखती है जैसे कह रही हो, हे भगवान, ये बच्चा। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, हमीज पढ़ते हैं, और फिर लूमियन अपना सामान उठाकर निकल पड़ता है। तो भाई, कहानी शुरू होती है यहाँ। लूमियन रायन को इस वक्त अपने दोस्तों लिया और वैलेंटाइन को ढूंढने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। बंदा सीधा निकल लेता है ओल्ड टैवन की तरफ, मतलब टाइप की उम्मीद, चलो देखता हूँ किस्मत मेहरबान है या नहीं। अब उसका टारगेट कौन? वही मिस्टीरियस महिला जो हर बार कुछ न कुछ दिमाग हिलाने वाला छोड़ जाती है। और जैसे ही लूमियन टैवन में घुसता है, और हाँ, इमेजिन कीजिए कि दरवाजा खुलते ही हल्की सी रोशनी अंदर गिरती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। क्यों? क्योंकि वो महिला वहीं बैठी है, हमेशा वाली कॉर्नर टेबल पर, और उसके सामने एमरल्ड एब्सिंथ के दो ग्लास रखे हैं। अब लूमियन के दिमाग में इंस्टेंट सवाल, 2 ग्लास क्यों? क्या उसे पहले से पता था कि मैं आने वाला हूँ? बंदा मुस्कुराता है और कैजुअली कहता है, गुड मॉर्निंग। महिला ने वाइट ब्लाउज पहना हुआ है, कॉलर पर वाइन लीफ पैटर्न्स और साथ में बेज एंकल लेंथ ड्रेस। उसके बगल में एक लाइट रेड बेरे रखा है, पूरी वाइट ट्रियर के नए फैशन ट्रेंड जैसी। और लूमियन तो फैशन मैगजीन्स पढ़ कर बड़ा हुआ है थैंक्स टू औरत, तो भाई को तुरंत पहचान हो गई कि यह ट्रियर का लेटेस्ट ट्रेंड है। वह महिला ऊपर देखती है और कैजुअली बोलती है, देर हो रही है, लगभग दोपहर हो गई है। लूमियन के मन में, हाँ, सब तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से ही चलता है। लेकिन सच कहें, उसके सामने बैठते ही उसे एक अजीब सी शांति मिलती है। लूमियन बैठते ही कहता है, मैं हाल ही में बहुत कुछ झेल चुका हूँ। महिला बिना कुछ बोले एक ग्लास उसकी ओर सरका देती है। गिलास के अंदर हरा तरल घूम रहा है, लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे इसमें खुशियों की चमक घुली हो। लूमियन एक घूंट लेता है और भाई, उसके टेस्ट बड्स बोल उठते हैं, यह उसके पहले चखे हुए एब्सेंट जैसा बिल्कुल नहीं है। वो पूछता है, व्हाट्स दिस? महिला बताती है, ट्रियर में एक और वेरिएंट पॉपुलर है, एब्सेंट फेनल। ऑथर्स, पेंटर्स, पोएट्स सब इसके दीवाने हैं। और सच कहें तो गिलास में चमकता एमरल्ड लिक्विड हिप्नोटिक सा लग रहा था। एब्सेंट के में इंग्रेडिएंट्स वर्मवुड, फेनल, एनस सब स्टैंडर्ड हैं। लेकिन लूमियन सोच रहा है, क्या ये सच में ट्रियर सिर्फ एब्सेंट फेनल के लिए गई थी? पर वो पूछता नहीं और अपनी सारी हालिया घटनाएं सुनाने लगता है, ड्रीम्स के भी, रियलिटी भी। महिला बस शांत होकर एब्सेंट चखते हुए सुनती रहती है। सब सुनकर लूमियन फाइनली पूछ ही डालता है, क्या मैं वह रहस्यमयी नृत्य जितनी जल्दी हो सके सीख सकता हूँ? वो जानता है कुछ सीक्रेट्स पूछने का कोई फायदा नहीं, सीधे जवाब कभी नहीं मिलते। महिला मुस्कुराती है और कहती है, फ्लेक्सिबिलिटी में काफ़ी बढ़ोतरी के बिना तुम वो डांस सीख ही नहीं पाओगे, और अगर ज़बरदस्ती करोगे तो लिगामेंट और मसल्स फटने का खतरा रहेगा। लूमियन तुरंत कैच कर लेता है कि ये बात सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी से बड़ी है। तो पूछता है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ाने का कोई तरीका है? महिला हंसती है और कहती है, वही तो तुम्हें खुद समझना है। लूमियन अंदर से, बस। फिर शुरू हो गया ये रहस्य खेल, एक वाक्य बोला और छोड़ दिया हवा में। महिला फिर कहती है, तुम्हारी लचीलेपन की समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। और भाई, लूमियन का रिएक्शन बिल्कुल रिलेटेबल। हाँ, वह फिर कैजुअली एब्सेंट का घूंट लेकर बोलती है, क्या तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें रिचुअलिस्टिक मैजिक नहीं सिखाए? यहाँ लूमियन के दिल की धड़कन तेज, क्योंकि उसकी आंखों में महिला के एक्सप्रेशन में कुछ अजीब सा फ्लिकर होता है। वो कहता है, उसने किया? क्या मैं खुद से प्रार्थना करूं? महिला लिटरली हंस पड़ती है, तुम खुद को क्या समझते हो? खुद को प्रे करने से क्या मिलेगा? फिर समझाती है कि लूमियन स्पिरिट वर्ल्ड से सिर्फ कमजोर क्रीचर्स समन कर सकता है, और उसकी स्पिरिचुअलिटी उसके शरीर के साथ बढ़ती है, यानी पूरा हंटर लॉजिक। लूमियन पूछता है, तो मुझे क्या करना होगा? महिला थकी सी आवाज में कहती है, तुमने ड्यूअलिस्टिक रिचुअल लॉ पढ़ा है ना? यस, लूमियन कहता है। महिला फिर थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोलती है, किस्मत है कि तुम्हारी सिस्टर है, नहीं तो मुझे तुम्हें पूरा मिस्टिक सिलेबस पढ़ाना पड़ता। बहुत झंझट है। लूमियन लिटरली अंदर से भड़क जाता है, क्योंकि इससे यह इम्प्लाई होता है कि उसे सिर्फ इसलिए गाइड किया जा रहा है क्योंकि औरा ने पहले से बेसिक पढ़ा दिया है। लूमियन बोलता है, ड्यूअलिस्टिक रिचुअल्स के लिए पावरफुल एंटिटीज या सुपरनैचुरल आइटम्स चाहिए होते हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं। फिर अचानक उसकी बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि रियलाइजेशन हिट्स। महिला मुस्कुराती है, ओह हाँ, तुम्हें करना होगा, क्या तुम्हें याद नहीं? और लूमियन ऑटोमेटिकली अपनी उंगली अपनी छाती पर रखता है, थॉर्न सिंबल और ब्लूइश ब्लैक सिंबल पर। महिला सिर हिलाती है और बोलती है,
ब्लूइश ब्लैक सिंबल को भूल जाओ। ड्यूलिस्टिक रिचुअल के लिए तुम्हें उस ऑब्जेक्ट में मौजूद डिवाइन पावर को चैनल करना होता है। अगर उसकी शक्ति डिस्टर्ब हुई तो तुम्हारे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा और फिर वो वाक्य पूरा नहीं करती, पर एक्सप्रेशन सब कह देता है, सीधी मौत। लूमियन पूछता है, क्या ब्लूइश ब्लैक सिंबल मुझे करप्शन से बचा रहा है? महिला बहुत गंभीर हो जाती है। यह उस ग्रेट एग्जिस्टेंस की प्रोटेक्शन है जिसके बारे में मैंने बताया था। जब तुम ड्रीम रूइंस का रहस्य सुलझा लोगे, मैं उसका ऑनरिफिक नेम बताऊंगी ताकि तुम उसे डायरेक्ट प्रे कर सको। लूमियन इंटरनली सोच रहा है, क्या इस ग्रेट एग्जिस्टेंस ने ही मेरे अंदर की करप्शन को सील किया हुआ है? ये एंटिटी अच्छी है, बुरी है, पता नहीं, पर कनेक्शन जरूर महसूस होता है। वह पूछता है, ड्यूलिस्टिक रिचुअल से थॉर्न सिंबल की पावर खींचकर क्या मैं करप्शन कम कर सकता हूँ? महिला तुरंत बोलती है, इसे स्टीलिंग मत समझो, यह एक बूंद मांगना है। बस उसकी थोड़ी पावर तुम्हारे पास मौजूद है और सील उसे ट्रू फॉर्म तक महसूस नहीं होने देती। लूमियन मन ही मन, नाम कुछ भी रख लो, काम तो स्टीलिंग जैसा ही है। फिर सुर बदलकर पूछता है, तो क्या मैं थॉर्न सिंबल की पावर से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने की एबिलिटी मांग सकता हूँ, जैसे डांसर की पावर? महिला खुश हो जाती है क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट ठीक तरह से पकड़ लिया था। यस, बिल्कुल, डांसर की पावर मांगो। लूमियन को तुरंत नूडल मैन का डांस याद आता है, वही क्रीपी लेकिन इंसेनली फ्लेक्सिबल मूव्स। महिला समझाती है कि यह पाथवे स्टैंडर्ड 22 पाथवे से बाहर हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने सीक्वेंस 9 से 0 तक का अनऑफिशियल क्लासिफिकेशन बना रखा है। लूमियन तुरंत पूछ बैठता है, क्या डांसर थॉर्न सिंबल का सीक्वेंस 9 है और सर्कल इनहैबिटेंट सीक्वेंस 4? मतलब इससे मैं फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकता हूं और मिस्टिक स्किल्स भी सुधार सकता हूं। महिला राहत की मुस्कान देती है, हाँ यही। लूमियन अब क्यूरियोसिटी पर फुल स्पीड पर है। तो फिर सीक्वेंस 8, 7, 6, 5 क्या हैं? महिला आधी झुंझलाई हुई, आधी अम्यूज टोन में कहती है, सीक्वेंस 8 आर्म्स मॉन्क, सीक्वेंस 7 कंट्रैक्टी। अब बहुत सवाल मत पूछो, पहले रिचुअल सीखो और जल्दी से डांसर बनो। और यहाँ लूमियन के दिमाग में इंस्टेंटली रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स फ्लैश होते हैं। आर्म्स मॉन्क मतलब असेटिक मिशनरीज, और कंट्रैक्टी देखते ही उसे पाड्रे का ब्लैक मार्क वाला मॉन्स्टर याद आता है। वो शॉक्ड होकर पूछता है, रुको, क्या जो मॉन्स्टर मैंने मारा था वो कंट्रैक्टी था? महिला कैजुअली, जैसे ये कोई सरप्राइजिंग बात ही नहीं। यस। फिर वह बताती है कि कंट्रैक्टीज अलग अलग क्रीचर्स के साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, एक कंट्रैक्ट एक पावर। उनकी ताकत डिपेंड करती है एबिलिटीज पर, और गलत चॉइसेस कर ली तो आम इंसान भी उन्हें मार सकता है। यानी बियॉन्ड अर्थ दुनिया में सर्वाइवल सिर्फ पावर पर नहीं, दिमाग और तैयारी पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।